सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। अब लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को पता है मैंने क्या बताया था। बेसिकली इस चैप्टर में हमें लॉस पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ग्राफ पहले समझा दिया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया था, चार्ल्स लॉ। उसके बाद मैंने बताया था पीटी लॉ, जिसको हम गेलुसैक्स लॉ भी बोलते हैं, कभी किसी किसी बुक में हैमिल्टन्स लॉ भी लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था एवोगेड्रोज लॉ। उसके बाद मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या रिलेशन आपको बताए थे। ये आपका एक रिलेशन था, यानी इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते थे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। उसके बाद इसमें क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या लिखा था, V2 अपॉन T2। उसके बाद P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, P2 अपॉन T2। एवोगैड्रोस लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे V2 अपॉन N2, ऐसा ही कुछ था। उसके बाद इन सबको कंबाइन करके हमने लिखा था कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी क्या आ गया था आपका P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, अगर 1 मोल ऑफ गैस की बात करें। और अगर मोर देन 1 मोल हो तो P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, कुछ ऐसा था। उसके बाद आइडल गैस इक्वेशन हमने बताया था, क्या बताया था मैंने, PV इज इक्वल टू NRT, क्लियर। अब इस जगह पे हम लोग क्या बताए थे, R की वैल्यू, R इज इक्वल टू क्या आया था, याद करो, W/T आई थिंक बाद में आ गया था, इसलिए इसका यूनिट जो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अभी मोल N इज इक्वल टू मैंने 1 लिया था, और R की जनरल वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या पर केल्विन पर मोल जो बोलना है, या इसी को लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या इसको लिख सकते हैं अराउंड 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या जूल को हम अर्ग में भी लिख सकते हैं। जनरली अगर ये तीनों आपके आर की वैल्यू पता होती है तो आपका काम हो जाएगा। आर का यूनिट भी सबको पता है, आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दिया था, ये ड्राइव करके मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको याद है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, इसके ग्राफ्स बताए थे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने देखा पीवी इज इक्वल टू बच्चा होता है एनआरटी, ठीक है। तो क्या मैं P इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ N/VRT, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। N इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल। तो मैंने पुट कर दिया P इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू VRT, ठीक है। अब आप इस जगह पे थोड़ा सा देखो, गिवन मास, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या डेंसिटी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो P इज इक्वल टू रो अपॉन एम आर टी, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद ये m इधर चला गया तो Pm इज इक्वल टू क्या होता है, रो आर टी लिख सकते हैं क्या। ये प्रेशर और डेंसिटी के बिटवीन क्या है आपका रिलेशन है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो कभी कभी क्या हो जाता है, डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं डेंसिटी के रिगार्डिंग पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। याद करो आपने थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, या इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद आया। और डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। जब एक चीज फिक्स कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, जो क्वांटिटी से क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। खैर अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं थर्मोडायनामिक्स में मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर पूछा जाए कि आइडल गैस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके आप उसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखो, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, दो अलग अलग कंडीशन में अगर डेंसिटी चेंज हो जाए तो रो 1 लगा दो, प्रेशर चेंज हो जाए तो P2 लगा दो। तो इस तरीके से हम लोग आगे रिलेशंस को लिख सकते हैं। आई होप सो ये चीजें समझ में आपको आ गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसमें भी आपको रिलेशन पूछा जाए तो घबराना नहीं है। चलिए
अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब आपके पास आता है, ध्यान देना, इसको यहाँ पे हमारे पास जगह है तो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आ जाता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, थोड़ा इस चीज को देखो। सब आपको पता है, सपोज करो मैंने एक ये कंटेनर ले लिया, एक वेसल ले लिया, ठीक है। इस वेसल में मैंने दो डिफरेंट टाइप के गैस डाल दिए। सपोज करो ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो गैस हमने लिया है ए और बी, ये दोनों गैस नॉन रिएक्टिंग गैस होने चाहिए। समझ में आया? अगर नॉन रिएक्टिंग गैस नहीं है तो ये लॉ नहीं लगने वाला है। जैसे सपोज करो, या यहाँ पे तुम कोई भी ऐसा गैस ले लो जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो ये लॉ नहीं लगेगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेसल, और इसी पीए को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस ए, और पीबी को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ये जनरली आप जानते हो। अब इसमें कैसे रिलेशन होते हैं और किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते हैं वो समझ में आ गया। डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तो समझ में आ गया। अगर इसमें और भी गैस हो, यानी और भी अगर बहुत सारे गैस दे दो, तो पी टोटल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी डॉट 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 डॉट, तो जितने भी आपको गैस लिखने हैं आपने लिख दिए। लेकिन ये सारे गैस एक दूसरे से क्या होने चाहिए बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना, दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैस। क्लियर? अब इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या आपका एक्सप्रेशन आता है, थोड़ा देखो, P टोटल इज इक्वल टू पी ए पी बी। तो P आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो सर, P इज इक्वल टू, P टोटल इज इक्वल टू, यानी PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो P इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, nRT अपॉन V। ठीक है, अब आपको पता है इस कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, इस कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि पिस्टन तो लगा हुआ है नहीं कि अप डाउन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा एक बार एक्सपेंशन होगा, एकदम इसका वॉल्यूम तो फिक्स है। तो जब मैं पी टोटल इज इक्वल टू ऐसा लिखूं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ता जाऊं जितना मन करे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट फिक्स वॉल्यूम है। तो अब आप इस जगह पे क्या लिख सकते हो, P टोटल इज इक्वल टू, पी ए के जगह आपको पता है पी के जगह एनआरटी अपॉन वी, तो पी ए के जगह हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं एन ए आर टी अपॉन वी, प्लस पीबी के जगह हम लोग कैसा ऐसा लिख सकते हैं एन बी आर टी अपॉन वी, और पीसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं एन सी आर टी अपॉन वी, और डॉट 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 कर दें। तो आप देख रहे हो इसमें से कुछ क्या कॉमन आ रहा है, आपने देखा कि सर इसमें से आर टी अपॉन वी जो है कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P टोटल इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट डॉट, टू जहां तक जाना है, इंटू आर टी अपॉन वी। क्या इसको लिख सकता हूं? अब ये एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, बिल्कुल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये V क्या है आपका, फिक्स वॉल्यूम है, यानी जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, जल्दी बता दो, P टोटल इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू समेशन एन आई। एन आई मतलब टोटल प्रेशर, मतलब ये जो एन आया मतलब ये टोटल है, मतलब ये इक्वल है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जितने गैस हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब n इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये तो आप लोग जानते हो, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर भी पी बी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी रख दो
तो आपको पता है कि जो वी वी कैंसिल होकर एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आ जाएगा, यानी इसको फिर से फर्दर हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यानी अब आपको डायरेक्टली पी टोटल का फॉर्मूला पता चल गया। बट ये एन याद रखना, दिस एन इज द टोटल नंबर ऑफ मोल। कभी कभी बुक में इसको इस तरह से भी लिखते हैं, समेशन पी आई। तो इस तरह से लिख जाए, समेशन पी आई का मतलब कुछ नहीं होता, समेशन पी आई का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पीसी, यानी जितने गैस हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम। लेकिन एक्सप्रेशन कभी कभी ऐसे आपको दिए जाते हैं। आई होप सो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज याद रखना, बार बार डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तभी लगता है जब आपका गैस जो होता है वो नॉन रिएक्टिंग हो जाए। नॉन रिएक्टिंग नहीं होगा, रिएक्टिंग होगा तो वो फिर मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना देंगे, तो फिर उसका इंडिविजुअल प्रेशर हम कैसे अलग कर सकते हैं? समझ में आया? अगर गैस आपस में कंबाइन कर ले, तो जब गैस कंबाइन कर लेंगे तो फिर वो अलग अलग गैसेस कहां हुए? फिर तो एक ही गैसेस हो गए, तो फिर सबका इंडिविजुअल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं? ये चीजों को ध्यान रखना। तो ये लॉ तभी लगने वाला है जब बच्चों गैस जो हो उस कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग हो। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे और भी चीजें हैं। अब मान लिया कि मैंने, अब छोटा सा एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं कि रिलेशन कैसे कैसे आपने देखा होगा कि अगर पूछे कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालो, तो आपको देखे होगे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, ऐसा लिखते हुए देखे हो कि अब यानी आपका क्वेश्चन है कि सर ठीक है, आपने पी टोटल इज इक्वल टू, आपने लिखा पी ए प्लस बी पी बी, तो सर ये पी बी क्या रिलेशन क्या है, पी ए कैसे निकालेंगे? तो पी ए इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कोई गैस इनटू टोटल प्रेशर। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे पीबी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर आपका उस पूरे कंटेनर का। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको पता ही है, फिक्स है। तो अब आपसे पूछे कि ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, क्या ये कोई बता सकता है? बिल्कुल आपको पता है कि अगर मैं पी टोटल लिखने जाऊं तो पी टोटल इज इक्वल टू बड़ा वाला एन आता है, एन आर टी आ जाएगा। ठीक है, अपॉन इस जगह पे बी आएगा, तो एन के जगह पे आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा एन ए प्लस एन बी, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया पी टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आर टी अपॉन बी। आई होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं पीए के एक्सप्रेशन लिखूं, सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ए आर टी अपॉन वी लिखोगे? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। अब मैं बोलूं पीबी लिखो, तो आप पीबी के जगह क्या लिखोगे, एनबी आर टी अपॉन वी लिखोगे? यस। अब जो इस एक्सप्रेशन को मैं लिखने जाऊं, मैं मान लिया इसको 1 और इसको मैंने मान लिया 2। अब मैं बोलूं कि मैं दोनों को डिवाइड करने वाला हूं, यानी पी ए अपॉन पी टोटल, थोड़ा ध्यान देना, पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए के जगह क्या लिखोगे, एन ए आर टी अपॉन वी, और उसके बाद पी टोटल के जगह अभी आपने एक्सप्रेशन में लिखा है, पी टोटल के जगह लिखोगे एन ए प्लस एन बी, दिख रहा होगा आई होप सो, आर टी अपॉन वी। एम आई राइट? यस। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ते, यहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो आपका क्या क्या कैंसिल होगा, आर टी कैंसिल, वी वी कैंसिल, तो आपसे क्या एक्सप्रेशन बन गया बच्चों, पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा याद करो, मैंने बताया था एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं क्या? बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। क्या प्रूफ हो गया? बिल्कुल। तो अगर कभी भी एक्सप्रेशन पूछे, आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। क्या हो गया बच्चों? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से आप इसको लिख सकते हो। चलिए, अब आपके पास आ जाता है, ये तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया। जनरली ये देखा जाता है कि गैस को जब भी कलेक्ट किया जाता है ना, कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी गैस के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर मॉइस्चर गैस, जैसे आपको पता है जनरली गैस को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड ओवर वाटर, तो पी मॉइस्ट इज इक्वल टू होता है पी ड्राई, और साथ में क्या हो जाएगा आपका, पी वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, है ना? तो अब अगर पूछा जाए कि सीधा सीधा आप ड्राई गैस का आप निकालो प्रेशर, तो ड्राई गैस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हमेशा याद रखना, पी मॉइस्ट गैस
माइनस आपका P वाटर वेपर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। तो कभी कभी पूछा जाता है द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। तो P मॉइस्ट माइनस P वाटर वेपर। और ये जो प्रेशर है ना, ये इसी को P वाटर वेपर को ही बोला जाता है बच्चों एक्वस टेंशन, याद रखना। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट गैस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो अगर कोई पूछे एक्वस टेंशन क्या है तो क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट गैस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो इस जगह पे कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, P ड्राई गैस इज इक्वल टू P मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। तो अगर ऐसा दिया रहे तो घबराने की बात नहीं है। तो अब अगर पूछे कि एक्वस टेंशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक्वस टेंशन निकालो, ठीक है। तो एक्वस टेंशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? P मॉइस्ट माइनस P ड्राई। मॉइस्ट गैस मतलब क्या कि गैस के साथ साथ वाटर के भी ड्रॉपलेट्स हैं, तो यानी P मॉइस्ट मतलब क्या, यानी उसमें वाटर वेपर भी है। तो इसीलिए हमेशा अगर ड्राई गैस निकालने बोले तो ये याद रखना, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जब भी किसी भी गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो इट इज कलेक्टेड ओवर, जनरली देखा जाता है कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी उसमें वाटर वेपर है। तो हम उस केस में क्या करें? तो हम उस केस में इस तरह से उसका कलेक्शन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे केस में, या लैब में भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो अगर ये जो प्रेशर आपका दिखेगा, यानी यहाँ पे क्या है, आपका मॉइस्ट है। यानी मॉइस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे आपका गैस भी है लेकिन गैस अकेले नहीं है, वहां पे आपका क्या है, वाटर वेपर है। तो उस केस में क्या एक्सप्रेशन लगाओगे? तो ये एक्सप्रेशन आपको लगाना है। चीजें समझ में आ गई? एक्वस टेंशन के केस में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आप लगा के आओगे। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई। एक्वस टेंशन का समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट गैस, ठीक है, क्लियर। अब आपसे अगर कोई पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि एक्वस टेंशन हो गया, ये हो गया, अब आपसे पूछा जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? ये बार बार पढ़ा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। इसको लिखते कैसे हैं? RH। कोई बता सकता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। क्या बोला मैंने? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर अपॉन, क्या हो जाएगा बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इस चीज को याद रखना, अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये आपके आ गया डाल्टन्स लॉ, कैसे डेरिवेशन होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, जहां जहां वीवीआई मैं लिख रहा हूं उसको याद रखना। ये मॉइस्ट गैस समझ में आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, एक्वस टेंशन क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। अब आ जाता है पार्शियल वॉल्यूम लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया। तो अब आता है बच्चों एमागट, एमागट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में भी आपका वही लॉ लगता है जिस तरीके से अभी आपने डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा ना, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी अब आप सीधा सीधा लिख सकते हो, जैसे P टोटल इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 या PA प्लस PB लिखा था। तो उसी तरीके से अब अगर आपसे पूछे कि एमागट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या है, तो क्या लिखोगे? VT इज इक्वल टू लिखोगे VA प्लस VB प्लस VC प्लस डॉट 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 टू, ये इस तरीके से जाएगा। अब आप मुझे बताओ PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? NRT हो जाता है। इस चीज को समझ गया, पार्शियल वॉल्यूम। तो अब आपको पता है यहां पे आप क्या लिखोगे? गिवन सेट, यानी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? N आएगा, है ना। बाकी सब तो कांस्टेंट है, P को कांस्टेंट मान लिया और T को कांस्टेंट मान लिया,
ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? अब आप सीधा लिख सकते हो, अगर मैं VA बोलूं तो VA, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सबको पता है PV इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों? NRT। तो मैं बोलूं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT अपॉन P। तो VA इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बता दो? NART अपॉन P। तो VA इज इक्वल टू क्या लिखोगे जल्दी बताओ? NART अपॉन P। क्या हम लिख सकते हैं? और VB इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? NBRT अपॉन P, क्योंकि T और P कांस्टेंट है और R तो अपने आप ही कांस्टेंट होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब मैं VT का एक्सप्रेशन लिखने बोलूं तो VT इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा VA प्लस VB प्लस BC डॉट डॉट डॉट। VA के जगह क्या लिखोगे? NA इंटू RT अपॉन V, और BB के जगह क्या लिखोगे? NB इंटू RT। यानी हमने क्या किया? RT अपॉन V बाहर निकाल दिया। क्या ये एक्सप्रेशन आ गया? तो क्या मैं VT इज इक्वल टू लिख सकता हूं NRT अपॉन V का कंसेप्ट, सॉरी V क्यों लिख रहा हूं, P लिखना है ना, पार्डन। तो इस जगह पे मैंने कंसेप्ट लगा दिया RT अपॉन P, यानी जिस तरह से डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये भी एक्सप्रेशन है। एक में रुक जाइए, और इस जगह पे मैंने लगा दिया P, जैसे PT इज इक्वल टू लिखा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, N मतलब यहाँ पे लिख देना NA प्लस NB प्लस NC डॉट डॉट डॉट। और VT का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली समेशन VI लिख सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन VT इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? RT अपॉन P समेशन NI मतलब समझ गए, सारे के सम के बराबर। तो जिस तरह से डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, उसी तरह से पार्शियल वॉल्यूम का भी कंसेप्ट आपको होता है। गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वहां पे क्या था? गिवन सेट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो चीजें आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल आपसे कहीं कभी भी किसी भी कंडीशन में आपसे मिस नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसमें बच्चा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता क्योंकि उसको कंसेप्ट ही नहीं पता। तो देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या है, बुक में ढूंढने मत जाना, नहीं आएगा आपको, या मिलेगा ही नहीं। चलिए, आपका कंसेप्ट है बच्चों वेसल कंसेप्ट। वेसल कंसेप्ट क्या होता है? पहला आपने देखा होगा कि सर एक बार हम पढ़ चुके हैं, वेसल ओपन हो सकता है, बिल्कुल खुला वेसल, यानी इस तरीके से कुछ वेसल हो सकता है क्या? इस तरीके से ओपन, यानी एक साइड क्लोज है और एक साइड ओपन है, यानी ओपन टू एटमोस्फेयर, यानी इसका माउथ जो है एटमोस्फेयर के कनेक्शन में, ओपन टू एटमोस्फेयर। अब अगर ओपन वेसल कंसेप्ट है तो आप कंडीशन क्या लगाओगे? आपको पता है आपके पास फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? दो अलग अलग कंडीशन में, P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे? P2V2 अपॉन N2T2। लेकिन जब आपको पता है, जब ओपन वेसल है, अगर वेसल आपका ओपन है तो आपको क्या पता है कि प्रेशर तो भैया 1 atm ही होगा दोनों कंडीशन में। तो यानी ओपन वेसल कंसेप्ट में P1 और P2 तो बिल्कुल आपका सेम है, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कभी चेंज नहीं होता, यानी V1 और V2 भी सेम है, इक्वल टू V है। तो आपको पता है क्या ये P और V दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल। लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कभी सेम नहीं है, और दो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। तो जब भी ओपन वेसल कंसेप्ट आएगा तो P1 P2 और V1 V2 दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओपन वेसल कंसेप्ट में फॉर्मूला क्या लगाओगे? N1T1 इज इक्वल टू N2T2। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? टेम्परेचर हमें सेम नहीं हो सकते, क्योंकि टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तभी तो गैस एस्केप करेंगे, कभी तो गैस बाहर जाएंगे, या गैस के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा। तो जब भी ओपन वेसल कंसेप्ट हो जाए तो याद रखना प्रेशर 1 atm ही होता है, क्योंकि इट इज ओपन टू एटमोस्फेयर, यानी P1 इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P होगा। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज नहीं होता, अमाउंट ऑफ द गैस जो होता है वो चेंज होता है, यानी अमाउंट ऑफ द गैस को किस में लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा, यानी N1T1 इज इक्वल टू N2T2। और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहां पे हो सकता है पहला स्टेप तुमको अच्छे से नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं सब वेसल बताऊंगा तब आपका दिमाग खुलता जाएगा, देखना। अब मैं लिखूं क्लोज वेसल।
अब आपके पास दो चीजें होती है क्लोज वेसल में। आपने देखा होगा एक होता है बच्चों रिजिड वेसल, और एक आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल वेसल। फ्लेक्सिबल वेसल, रिजिड और फ्लेक्सिबल वेसल क्या होता है? आपने देखा कि एकदम पूरा पैक है, एकदम कंप्लीटली पैक है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम दोनों तरफ से पैक है। और आपने देखा कि किसी वेसल में आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पिस्टन लगा हुआ है। तो ये तो क्लोज तो है, लेकिन पिस्टन के चलते ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये अप एंड डाउन कर सकता है। तो वेसल कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, रिजिड वेसल, फ्लेक्सिबल वेसल। जैसे एयर बबल देख लो, जैसे बलून देख लो, ये सब किसका कंसेप्ट है? फ्लेक्सिबल वेसल का ही तो है। क्लोज तो है, बलून भी क्लोज है, लेकिन आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। और अगर पिस्टन में लगा दूं तो पिस्टन में ये अप डाउन हो सकता है ना, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो सकता है। तो वेसल तो क्लोज है, लेकिन कौन सा वेसल है? ये फ्लेक्सिबल है। तो अगर आपका रिजिड वेसल है तो आप बताओ क्या इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं सर, ये तो वॉल्यूम आपका बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है। और आपको पता है जब रिजिड वेसल है तो क्या कोई नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो एन भी आपका क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट ही तो होगा। तो क्या बदलेगा अब आप मुझे बताओ। अब आपको पता है पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। एन और वी कांस्टेंट कर दिया, आर अपने आप ही कांस्टेंट है। तो फ्लेक्सिबल वेसल के केस में P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 लगा, सॉरी P2 अपॉन T2 लगा सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल, जब रिजिड है, खुला ही नहीं है, तो कुछ तो बाहर जाएगा ही नहीं। तो वॉल्यूम तो अपने कंटेनर का फिक्स है ही, और नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है। तो बचा क्या? कौन वेरिएबल हो गया? P और T। तो क्या आएगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 आएगा। अब आपको दिमाग खुल रहा होगा कि ओपन वेसल में मैंने P और V को क्यों कांस्टेंट लिया था, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्यों आया। अब रिजिड वेसल में आपके दिमाग में आ गया, हाँ सर रिजिड है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और एन भी कुछ बाहर तो जाएगा नहीं, एन भी कांस्टेंट। तो रिजिड वेसल का कंसेप्ट आएगा तो क्या लगाओगे? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन, सॉरी फिर से V2 लगा दिया, एक मिनट रुक जाइए, P2 अपॉन T2 लगाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आ गया। अब आपका फ्लेक्सिबल वेसल है। फ्लेक्सिबल वेसल मतलब पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, अगर पिस्टन लगा हुआ है तो क्या आपका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि आपको पता है पिस्टन से एक बार कंप्रेशन होगा और एक्सपेंशन होगा। आपको सबने पढ़ा होगा एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या गलत बात है? नहीं। तो फ्लेक्सिबल वेसल में आप वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले ही नहीं सकते। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको पता है कि नंबर, अगर वेसल क्लोज होता है तो कोई गैस तो बाहर जाएगा नहीं। तो भैया आपका एन तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फ्लेक्सिबल वेसल के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, क्यों? एन कांस्टेंट होता है। ओपन वेसल में आपको पता ओपन है तो क्या गैस फिक्स रह सकता है? गैस तो बाहर जाएगा ना, इसलिए तो N1 और N2 फिक्स नहीं था। लेकिन क्लोज वेसल में आपको पता है एन हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, क्योंकि कोई भी चीज बाहर जा नहीं सकती। तो क्या बदल रहा है आपका? रिजिड वेसल में वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, फ्लेक्सिबल वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। ये चीजें आप बचपन में फिजिक्स में भी पढ़े हो। क्योंकि अगर पिस्टन लगा है तो एक बार कंप्रेशन और एक बार एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब सबको पता है वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो फ्लेक्सिबल में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब आ जाओ फ्लेक्सिबल वेसल के कॉन्सेप्ट में हम कौन सा केस लगाएंगे। आपको पता है सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपने एन को कांस्टेंट कर दिया, आर को, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट नहीं है सर? पी और वी कांस्टेंट नहीं है। तो फ्लेक्सिबल वेसल के कंसेप्ट में क्या लगाओगे? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यानी अगर किसी जगह पे किसी बुक में आपको एयर बबल के कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, अगर आपसे कोई बलून का कंसेप्ट दे दे, अगर आपसे कोई पिस्टन, मतलब अगर किसी वेसल में पिस्टन लगा है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर ओपन होगा तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 होगा। अब आपको क्या, आप बोलोगे सर यही हो गया? नहीं हुआ। अब आपके पास तीसरा केस भी तो आ सकता है, कि तीसरा केस हो जाएगा कनेक्टिंग वेसल। हाँ सर बिल्कुल कनेक्टिंग वेसल होगा। तो क्या आपने देखा है कि इस तरीके से वेसल कनेक्ट होते हैं? हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट होते हैं।
और यहाँ पे मैंने इसको सील कर दिया, बंद रखा है इसको, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। माने इसमें प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, किसी को दिक्कत तो नहीं है। यहाँ प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, यानी अब ये गैस आपस में कनेक्ट हो गए, यानी अब मैंने इसको खोल दिया। तो आपको पता है जब ये कनेक्ट हो गया तो दोनों जगह का प्रेशर तो सेम हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा वॉल ऑफ द कंटेनर वो तो सेम हो जाएगा। यानी जब मैंने ये फर्स्ट केस था, केस 1 में दोनों आपके क्या थे, बंद थे, तो अलग अलग सेपरेट कंटेनर में थे। लेकिन जब दोनों आपको पता है कि ओपन कर दूं तो आपको पता है प्रेशर दोनों जगह तो सेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर कहां बदला, V और T तो वही अलग अलग ही है। तो यानी V1 और T1 और V2 और T2, इसका कंसेप्ट थोड़ा समझ जाना। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने थोड़ा सा समझो, जिसको थोड़ा सा ये इस तरीके से है, ठीक है, मैंने इसको बंद रखा था, मैंने ओपन कर दिया, ये चेंबर खाली और ये चेंबर में भरा हुआ गैस है। क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, ये वाला बाद में आपको पता है, जैसे ही सर ये वाला चेंबर खाली है और ये वाला चेंबर भरा हुआ, जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया तो गैसेस यहां जाने लग जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों जगह पर प्रेशर सेम ना हो। यही तो होता है, जब तक दोनों जगह। अब बैलेंस कैसे करते हो, जैसे आप पोटैटो खरीदने जाओगे या कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो बैलेंस करते हैं ना। तो अगर मानो ये चेंबर आपका ओपन है, यानी ये सॉरी ये चेंबर में कोई गैस नहीं है, चेंबर में गैस है, और जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया तो आपको पता है गैस इधर से इधर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों जगह का प्रेशर क्या हो जाए, मेंटेन ना हो जाए। तो जब भी मैंने इसको ओपन किया तो दोनों जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। हाँ, लेकिन वॉल्यूम तो भैया अलग अलग है, V1 और V2, और टेम्परेचर भी अलग अलग है, T1 और T2। तो अब आपका क्या होगा कि प्रेशर तो सेम है, यानी कंसेप्ट क्या लगाओगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वेसल अभी भी क्लोज है, बिल्कुल। तो अब आप इसको ओपन रखो या क्लोज रखो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे नहीं सर, यानी नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, ये इसमें कंसेप्ट आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। कोई भी चीज अगर बंद होती है तो क्या उससे कोई चीज बाहर निकलता है, नहीं निकलता। तो केस 1 में नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, केस 2 में भी तो नंबर ऑफ मोल्स वही होंगे। हाँ सर बिल्कुल होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बता दो, और बताएगी कोई भी बता दो यार। चलो आयुषी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग बताओ क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग बताओ। सब P1 V1 अपॉन RT1। बिल्कुल, ये फर्स्ट इसके लिए हुआ, दूसरे के लिए P2 P2 V2 V2 अपॉन अपॉन T2। T2। ये टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, क्योंकि भैया इसके भी तो नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसके भी तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। माना इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग क्या होगा, Na प्लस Nb। अब आप सबको पता है Pv इज इक्वल टू होता क्या है, nRT। तो Na इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Pv अपॉन RT लिखोगे। तो इस बार P के जगह क्या है, P1 V1, R की वैल्यू बदलती नहीं है तो RT1 लिखूं, और Nb के जगह क्या लिखूंगा, जल्दी बता दो, P2 V2 अपॉन RT2 लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग दोनों का सम P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। क्या ये कंटेनर कहीं से खुला हुआ है, नहीं, हमने खाली बीच में ओपन किया, बाकी तो बंद है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग बदलेगा, यानी Na प्लस Nb ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग बोलो, प्रिया बताओ, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ बदलेगा या वही सेम लिखे, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा। आखिर नंबर ऑफ मोल्स तो बदलने वाले हैं नहीं, लेकिन होगा क्या बताओ, आवाज आ रही है। PV1/RT1 प्लस PV2/RT2। अरे एक मिनट, PV1 अपॉन RT1 प्लस PV2 अपॉन RT2, यस यही ना, ठीक है। तो यस सर। अब आ गया, तो अब तुम डायरेक्ट पुट कर सकती हो, यस सर समझ में आ गया। तो नंबर, अगर इस तरह का क्वेश्चन कनेक्टिंग वेसल का कंसेप्ट दे दे, तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। क्योंकि कोई भी चीज अगर बंद होती है तो आपको पता है कोई भी अमाउंट बाहर नहीं जाता, तो मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला में चेंज हुआ। P1 V1 अपॉन क्या लिखा, RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2,
इज इक्वल टू क्या लिखा, P1 V1 अपॉन R T1 प्लस PV2 अपॉन R T2। क्या कुछ ऐसा लिखा मैंने? यस। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप लगा दो। अच्छा, इसमें से कुछ कट हो सकता है? बिल्कुल। R देखो सब में कॉमन है क्योंकि R कांस्टेंट होता है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू PV1 अपॉन T1 प्लस PV2 अपॉन T2। लो, एक्सप्रेशन आ गया। अब कनेक्टिंग वेसल का कॉन्सेप्ट पूछे या आपसे कोई पूछे क्लोज वेसल का या आपसे कोई पूछे ओपन वेसल का, आप आराम से सामने वाले को समझा सकते हो कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना। जाओ, एम्स के क्वेश्चन में ये आया था, ये कंसेप्ट, कनेक्टिंग वेसल कंसेप्ट। तो बेसिकली बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता कि कंसेप्ट क्या लगाना होता है, और पढ़ के क्या आ जाते हो, बुक्स में जनरली दे देते हो ओपन वेसल। अरे ओपन है तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होंगे, क्लोज होंगे, कलेक्टिंग होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो बदल नहीं सकते क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो क्या सिर्फ ओपन ही हो सकता है क्या? नहीं, वेसल तो क्लोज भी हो सकते हैं, वेसल तो कनेक्टिंग भी हो सकते हैं। अब क्लोज वेसल भी क्या सिर्फ रिजिड ही हो सकते हैं क्या? अगर मैं पिस्टन लगा दूं तो आप बोलोगे सर पिस्टन लगाने से तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होगा सर, एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा। तो आपसे पूछा जाए कि कैसा वेसल, किस जगह का कंसेप्ट है, तो हर जगह का कंसेप्ट आप देख के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपको लगाना है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर इन सारी चीजों पे आपका होल्ड हो गया तो दुनिया में ऐसा कोई भी, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, दुनिया में आपका कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, अब एक क्लास 11-12 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पीजी लेवल की नहीं बात कर रहा। तो अब अगर आप नीट के एग्जामिनेशन में बैठो या किसी भी लेवल में इसी इक्विवेलेंट एग्जाम में बैठो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इतनी थ्योरी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई है, तो अब देखो क्वेश्चन मैं इजी देने वाला हूं नहीं, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन मत करना कि क्वेश्चन जो है आपको इजी मिलेंगे, लेकिन हाँ थ्योरी अगर आपने सही से पढ़ी होगी तो आपको मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये मैंने आपका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अरे यार, ये आपका ग्राफ है, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन पे आपको ग्राफ देख के बताना है। देखो इसको कौन बता सकता है, हु इज गोइंग टू, मुझे सबसे चाहिए सर ये ग्राफ। पहले तो मैंने आपको, सबसे पहले मैंने कल आपको एक ही चीज बताई थी, थियरी पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। ये ग्राफ क्या है, 1/b और p का ग्राफ है। तो आपको ढूंढना है गैस ए का नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास तो एक ही फॉर्मूला है सर, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर मैं p दिया हुआ है तो p इज इक्वल टू सर हो सकता है एनआरटी अपॉन वी, और सर यहाँ पे 1/v और p का ग्राफ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल। सर ये है 1/v इज इक्वल टू 1/nRT इंटू p। अब देखो ये y एक्सिस आ गया और ये आपका क्या x एक्सिस आ गया। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ बच्चों कि सर आप बोल क्या रहे हो, हमें समझ में क्यों नहीं आया। अब आप थोड़ा सा देखो इस चीज को, ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या? याद करो बताया था। आखिर ये हाइपरबोला और पैराबोला तो है नहीं, कल ही बता दिया था। और ये ओरिजिन से गुजर रहा है, यानी सर सी का तो कोई खेल है ही नहीं, हमें y और x के बीच में, y क्या है 1/v, तो ये देखो y 1/v, और x क्या है p, ये लो आ गया p। तो ये जो 1/nRT क्या है, m है, m इज इक्वल टू 1/nRT है।
m की वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो गैस A के लिए क्या है 45 डिग्री, गैस B के लिए क्या है 60 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं MA इज इक्वल टू 1/NaRT? T सबको पता है 273 है, Na नहीं लिख सकते क्या सर? Na इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1/MaRT। हाँ सर बिल्कुल। अब आपको पता है m मतलब क्या tan थीटा होता है और ma मतलब क्या tan 45 डिग्री, तो 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/RT। काम खत्म। R और T की वैल्यू पूछ बताओ, पुट कर दो। उसी तरह से NB इज इक्वल टू क्या होगा 1/MB/RT। MB मतलब इस बार क्या होगा tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, तो NB इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3RT। बताओ क्वेश्चन में टफ कहां है मुझे बताओ। आपने देखा स्ट्रेट लाइन है, यानी सर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, ऑरिजिन से गुजरता है सर, c है ही नहीं, यानी मुझे y और p, y और x में रिलेशन है, y क्या है 1/v, तो 1/v और p में रिलेशन कहां से आएगा pb इज इक्वल टू nRT से ही तो आएगा। लो आ गया। क्या दिक्कत क्या है क्वेश्चन में? कहीं कुछ दमी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन लगता टफ है। हमें हमें हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेसिक फॉर्मूला लिख दो। क्यों? अब आप बोल सकते हो सर आपने ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, तो मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में पी भी गिवन है, वी भी गिवन है, टी भी गिवन है और एन भी गिवन है, मतलब एन ढूंढना है। तो भैया इन सब में रिलेशन कौन दिखाता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो दिखाता है। क्या बॉयल्स लॉ अकेले दिखा सकता है क्या? चार्ल्स लॉ अकेले दिखा सकता है क्या? नहीं। तो सबका मिला हुआ मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, अब रिलेशन आ गया, हो गया। Na इज इक्वल टू 1/MART, NB इज इक्वल टू 1/MBRT। खूब बनाओ। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की क्या बात है मुझे बताओ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने ओपन वेसल कंसेप्ट बनाया, मन को शांत करो, सारे लोग आंसर करो बच्चों। अगर रियली में आपको यहां से नॉलेज लेके जाना है तब तो ठीक, और नहीं नॉलेज लेके जाना है तो फिर तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला? ओपन वेसल है, माइंड में आपका सेट है। अगर ओपन वेसल है तो कहीं कहीं नहीं जाना है, N1/T1 इज इक्वल टू N2/T2 ही लगाना है बस। अब टेम्परेचर 27 है, अब बोलता है हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। यानी अगर माना आपके पास 1 है एयर, N1 इज इक्वल टू 1 है, कितना एयर एक्सपेल्ड हुआ है 3/5, तो N2 क्या होगा? अब T1 27 है और आपको पता है हमेशा टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ सर बिल्कुल पता है। तो आपसे पूछा है टेम्परेचर कैसे निकालोगे, तो सर मेरे पास तो सर एक ही चीज हम सीखें, अगर ओपन वेसल है सर तो T1 इज इक्वल टू N2T2। सर T1 गिवन है 27, मैं 27 तो लूंगी नहीं या लूंगा नहीं, तो क्योंकि उसको हमें केल्विन लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं 300। N1 को क्या मानना है सर? मैंने मान लिया N1 इज इक्वल टू 1 मान लिया, मेरी मर्जी। हाँ तो मानो ना 1, क्या दिक्कत है? या N1 इज इक्वल टू N मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सर N2 क्या होगा, कितने गैस एक्सपेल हुए 3/5, तो बचा कितना? जो बचा वही तो N2 होगा, तो क्या लिखोगे N माइनस 3/5N। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 5N माइनस 3N/5, यानी N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 2/5N। हाँ सर आ गया, तो चलो पुट करो। N1 के जगह N, T1 के जगह 300, N2 के जगह 2/5N और T2 ढूंढना है। क्या N और N कैंसिल, इसलिए N1 के जगह तुम 1 भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हम T2 सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो T2 क्या होगा? ये N कैंसिल और ये आ जाएगा आपका कितना टाइम्स में 150, यानी 150 यानी 750 केल्विन आपका आ गया। बोलो कहां प्रॉब्लम थी? लो सामने वाले को एकदम मस्त से आंसर दे के आओगे। था क्या? बोला एक्सपेल्ड हुआ यानी बाहर गया, तो बचा कितना? तो माइनस कर दो, 1 में से 3/5 बाहर गया, बच गया क्या 2/5 ही तो होता है, मैथमेटिक्स है। अब पूछा द एयर एस्केप्ड आउट इफ द वेसल इज हीटेड टू 900 केल्विन। तो अब बोलता है कि बताओ कितना एयर निकलेगा जब उसको हम 900 केल्विन पे हीट करें। फिर से N1T1 इज इक्वल टू N2T2। ठीक है, अब बोला कितना बाहर निकलेगा, तो मैंने N1 की जगह N लिखा, T1 की जगह आपको पता है कितना है 300 है, N2 हमें नहीं पता, T2 के जगह इस बार क्या बोला बच्चों 900 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ N1, यहाँ जो आपका N2 है ये आपको पता नहीं है, तो अब आप N2 क्या लिखोगे जल्दी बताओ? N2 इज इक्वल टू आप कुछ ऐसा लिख सकते हो N इंटू 300, हाँ N2 इज इक्वल टू N इंटू 300 डिवाइडेड बाय 900, यानी अब आपका क्या बचा N/3, यानी जो N2 है आपका क्या है N/3 है। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो बचा, पूछा कितना स्केप हुआ,
तो क्या बोलोगे, एयर स्केप्ड कितने बचे, n/3, कितने में से, तो n माइनस n/3 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस n/3, तो क्या हो जाएगा 2/3n, यानी इतने गैस आपके बाहर निकल गए। बोलो क्या दिक्कत था क्वेश्चन में, आपके N2 निकाल दिया आपने, आपके N2 मतलब इतने गैस आपके बचे हुए हैं, तो कितने गए, तो n में से n/3 बचे, तो 2/3 n ही तो बचा, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। चलो क्या सबको समझ में आया, देखो कितना आसान है। अब सी बताओ, द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर स्केप आउट, यानी आधा एयर बाहर निकल गया, तो बोलो इस बार सी मैं नहीं बताने वाला, सी का आंसर बताओ, सारे बच्चे के आंसर होने बिल्कुल आसान है, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। चलिए अब आपको पता है N1 के जगह N, T1 के जगह तो 300 है, N2 के जगह क्या लिखोगे, N/2 लिख दो, और T2 के जगह आपको कुछ नहीं पता, T2 लिखना है, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 केल्विन आ गया। तो बोलो क्या दिक्कत था, क्वेश्चन टफ है कहां मुझे बताओ, किसी को लगा टफ, नहीं। तो थ्योरी अगर आपकी बहुत बेहतरीन है तो क्वेश्चंस तो आपके यू बनने वाले हैं चुटकियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्योंकि जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई, और देखिए क्या आपकी थ्योरी आपको आपके नॉलेज को सेटिस्फाई कर रही है, क्या आप क्वेश्चन बना सकते हो, दैट्स मैटर। चलिए उसके बाद बताऊंगा बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगने वाला है, सर बहुत आसान है, ए सैंपल ऑफ द गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम इतना 120 डिग्री सेल्सियस है और 74 सेंटीमीटर है, यानी पी वी और टी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है शुरुआत में कंडीशन क्या है, P1 इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया हुआ है, तो P2 मतलब एसटीपी कंडीशन पे आपको क्या लेना होगा, एसटीपी मतलब 76 सेंटीमीटर आइडल कंडीशन Hg। बहुत अच्छा, आपको V2 ढूंढना है, पूछा है T2 आपको पता है T2 जब एसटीपी कंडीशन होता है टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री मत ले लेना, हमेशा यूनिट आइडल यूनिट लेना है। और V1 आपको कितना है 512 ml, इसको बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर भी आपका ml में आएगा। T1 कितना है 20 डिग्री है, 20 डिग्री मतलब 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा 293 होगा, बिल्कुल 293 केल्विन है। सैंपल ऑफ सेम गैस है, दोनों कंडीशन हमने लगा दिया। अब आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्या दोनों यूनिट आपको पता है, यस P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी 464.5 ml, बहुत अच्छी बात है, आया समझ में। अब देखो डेंसिटी वाला एक रिलेशन बताया था, डेंसिटी क्या गिवन है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू 0.259 ग्राम पर लीटर, यूनिट हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर 400 केल्विन है, बदलने की जरूरत नहीं है, प्रेशर देखो 190 टॉर है, टॉर में हम ले नहीं सकते क्योंकि आर की वैल्यू हम लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, बाकी सब आइडल है लेकिन प्रेशर नहीं। आपको पता है टॉर्क को एटीएम में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 760 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल लो डिवाइड कर दिया। अब पूछा जाता है फाइंड इस मोलर मास, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पीएम इज इक्वल टू रो आर टी बताया था, हाँ सर याद आया आपने रिलेशन बताया था, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो आर टी अपॉन पी होगा, रो की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है और पी की वैल्यू पता है, तो क्या एम की वैल्यू नहीं आएगी क्या, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर थियरी आपकी अच्छी है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, तो इसका एम का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 34 के आसपास, यानी 34.02 ग्राम पर मोल। डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर लीटर में नहीं होता सीसी में होता तब बदलते, बहुत अच्छा है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, एक मिनट जाओ, कौन कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता था डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं रूल बताता हूं, सबसे पहले डेटा लिखो। किसी से कंपटीशन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन। लिख दिया एट एसटीपी है, यानी क्वेश्चन में हिंस दे दिया कि प्रेशर वो आपका 1 atm है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है, इसमें घबराओ नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछा फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 17 डिग्री सेल्सियस, यानी ये P1 है और ये T1, T1 और P1। लेकिन इस बार पूछा है P2, P2 800 टॉर है, इधर एटीएम है इधर टॉर है, तो क्या करोगे 760 से डिवाइड कर दो एटीएम। चलो आ गया। अब आपसे पूछा गया क्या आपके पास टेम्परेचर है, T2 17 है, 17 इंटू 273 कितना होता है बच्चों, 290 केल्विन में लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा गया है कि डेंसिटी निकालना है, यानी रो2 निकालना है आपको और रो1 गिवन है। बोलो यहाँ किसी, अब आपको इसमें रिलेशन ढूंढना है, तो क्या इसमें कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ सर, अभी तो आपने पढ़ाया था, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, अब आप करोगे रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पीएम अपॉन आर टी लिख सकते हो क्या? हाँ, तो भैया रो वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, पी वन एम अपॉन आर टी वन। एम मतलब ऑक्सीजन है, तो दोनों केस में ऑक्सीजन ही है, तो एम तो बदलेगा नहीं। रो टू इज इक्वल टू पी टू एम अपॉन आर टी टू। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल। अब आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, तुरंत फॉर्मूला पुट कर दो कि सर रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन एम आर टी वन। रो टू के जगह लिखोगे पी टू, हो गया बच्चा। अब आप तुरंत इसमें से कुछ कटिंग होगा तो कट करो सर, ये आर कैंसिल, ये एम और ये एम कैंसिल, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तो मास, मॉलिक्यूलर मास सेम ही होगा ना। तो रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू क्या बचा, जल्दी बता दो, P1 अपॉन T1, और यहाँ क्या बचा P2 अपॉन T2। तो क्या मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं, P1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1। क्या देखो तो कहीं प्रॉब्लम है? नहीं। तो रूल क्या आ जाएगा, रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू P1 T2 अपॉन P2 T1। बोलो तुम्हें क्या नहीं पता, रो टू नहीं पता, रो वन पता है, आ जाओ रो वन क्या है 1.43, बहुत अच्छा। T2 पता है, अभी ढूंढा सर, T2 290 है। चलिए उसके बाद P1 पता 1 atm, P2 पता, हाँ सर P2 पता ना 880 अपॉन 760। तो बोलो क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है? कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपको अरेंज करना है। अगर आपने अरेंज कर लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। यस, आंसर है 1.4। इसका आंसर क्या दिया हुआ है बच्चों, 1.4 ग्राम पर लीटर। बोलो ग्राम पर लीटर में क्यों आया, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट है वो भी ग्राम पर लीटर में। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बनाने से पहले आप सबकी यूनिट सेम कर दो। ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लो, प्रेशर को एटीएम में लो, और डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर में लो। और ग्राम पर सीसी में होगा तो उसको बदल भी सकते हो, मैंने आपको वो भी बता चुका हूं पहले ही। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दे तो घबराने की बात नहीं, शांत सुंदर लफ्जों में आराम से आप करोगे। ठीक है, आज की क्लास में और नहीं बढ़ा रहा हूं, यहीं पे आज की क्लास में एंड कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो और आगे चीजों को बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुको, है ना।